नमस्कार कंपटीशन के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। उत्सर्जन तंत्र की अपने लास्ट क्लास यहाँ पर लेके आए हैं जिसमें कुछ डिजीज पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे आज। कुछ तो एक दो तो मैं आपको हार्मोन कराऊंगा, इसके बाद में किस प्रकार से वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेल्डे इनके बीच में आपस में काउंटर मैकेनिज्म की प्रोसेस चलती है वो। ठीक है, तो देखो आज अपने लास्ट क्लास के अंदर उत्सर्जन तंत्र को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में अपने जाते टाइम पढ़ा था कि मूत्र निर्माण की क्रिया विधि में 3 मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर हेल्प करती है। ठीक है, पहली तो कौन सी एंडोथेलियम, इसके बाद में दूसरी कौन सी बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके बाद में तीसरी कौन सी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर एक प्रेशर लगता है भैया। ठीक है, एक प्रेशर लगता है, वो पूछ लिया जाता है कभी कभी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कहा जाता है परानिषंदन। परानिषंदन के अंदर एक प्रेशर लगता है और वो प्रेशर क्या होता है ध्यान से सुनो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर 3 टाइप के प्रेशर लगते हैं, दाब लगते हैं। एक तो कौन सा, एक यहां पर लगता है सबसे बड़ा कौन सा, जीएचपी। ठीक है ना, जीएचपी। जीएचपी की फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसके बाद में दूसरा जो यहां पर लगता है ना वो लगता है बीसीओपी। बीसीओपी का मतलब होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा देखो, दूसरा होता है ब्लड कोलोइडल इसके बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है ना, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहा जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बीसीओपी या सीओपी भी लिखा हुआ आता है। तीसरा होता है सीएचपी। सीएचपी की फुल फॉर्म होती है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है ना, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो ध्यान से क्या होता है ये सारी चीजें, क्या होता है और ये प्रेशर लगता क्यों है, किस प्रकार से लगता है। ठीक है, और चौथी जो अपने पढ़ेंगे वो होती है एनईएफपी। ठीक है ना, एनईएफपी इसको कहा जाता है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। आगे बात समझे, हिंदी में इसको कहा जाता है कुल प्रभावी निस्यंदन दाब। इतनी बात समझ आ गई, ये पूछा जाता है। देखो ध्यान से, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये क्या होता है ध्यान से सुनो। कि एक नेफ्रॉन के अंदर अपने 2 ट्यूब होती है। ठीक है, एक ट्यूब तो बड़ी होती है, इसके बाद में छोटी ट्यूब होती है। इतनी बात समझ आ गई। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल कि एक बड़ी ट्यूब से आप सोच लीजिए, सीधी सी बात है, एक बड़ी ट्यूब से, घरों के अंदर एक बड़ी ट्यूब से जब आप छोटी ट्यूब के अंदर पानी का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो जहां पर आपने इन दोनों का जॉइंट लगाया है वहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ेगा। इतनी बात समझ आ गई क्या, कुछ ना कुछ प्रेशर बढ़ेगा जिसके कारण पानी क्या आता है, बाहर आता है। इतनी बात समझ आ गई। उसी प्रकार से एक नेफ्रॉन के अंदर देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि एक नेफ्रॉन है। ठीक है ना, एक नेफ्रॉन के अंदर इस प्रकार से ये बोमेन कैप्सूल होता है। इस बोमेन कैप्सूल में यहां पर 2 डायमीटर 2 व्यास की 2 ट्यूब है। एक तो कौन सी है, एफरेंट, और इसके बाद में ग्लोमेरुलस, और इसके बाद में ये जो ना ये यहां पर दूसरी ट्यूब कौन सी है, इफरेंट। इतनी बात आपको समझ आ गई। इस एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। इतनी बात समझ आ गई। ये दोनों का जॉइंट है। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए ब्लड ज्यादा आ रहा है तो यहां से ब्लड क्या निकलेगा, कम निकलेगा। ब्लड ज्यादा आ रहा है, ब्लड कम निकलेगा तो यहां पर ब्लड प्रेशर लगाएगा। इतनी बात समझ आ गई। नाम देखो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब प्रेशर किसके ऊपर लग रहा है, सारा ग्लोमेरुलस के ऊपर लग रहा है। और ग्लोमेरुलस के ऊपर प्रेशर लगने के कारण ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है ना वो फिल्टर होकर क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो देखो ध्यान से, ये जो होता है ना ये अपने इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू होती है कितनी, 70 से 75 mm ऑफ Hg। इतनी बात समझ आ गई। लगता कौन सी ट्यूब के कारण है, एक तो कौन सी, एफरेंट आर्ट्रियोल, और इसके बाद में दूसरी कौन सी, इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, और इन दोनों के पीछे लगने का रीजन क्या है, इनका व्यास जिसको डायामीटर कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। इसका डायामीटर ज्यादा और इसका डायामीटर कम। और ये जो प्रेशर है ना ये लगता कहां पर है, ये कहां पर लगता है, ग्लोमेरुलस के ऊपर लगता है। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे देखो, इसके बाद में दूसरा है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड में कोलोइडल टाइप की एक प्रोटीन होती है। कोलोइडल टाइप की प्रोटीन होती है, बहुत बार मैं आपको पिछली वाली क्लास में बता चुका हूं।
जिसका नाम क्या होता है, एल्ब्यूमिन। आगे बात सुन ले, सबसे पहले जो ब्लड के ऊपर आगे फ्लो होने के लिए जो प्रोटीन प्रेशर लगाते हैं उसका नाम क्या होता है, एल्ब्यूमिन। इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है, इतनी बात समझ आ गई। और उसकी वैल्यू होती है 30 से 35 mm ऑफ Hg, मतलब BCOP या ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कौन सी प्रोटीन के कारण लगता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण लगता है, इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो इसके बाद में CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर कैपिलरी के लिए आया है, यहां पर याद रखना ये किसके लिए आया है, कैपिलरी का मतलब ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी है ना वो खुद यहां पर क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी, इतनी बात समझ आ गई। और इस प्रेशर की वैल्यू होती है भैया कितनी, 10 से 15 mm ऑफ Hg, 10 से 15 mm ऑफ Hg, इतनी वैल्यू होती है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, अब इसके बाद में तीसरा आ जाता है NEFP। NEFP का मतलब होता है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। आगे बात समझे, कुल प्रभावी निस्यंदन दाब कितना होता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कुल प्रभावी निस्यंदन दाब कितना होता है, या NEFP की वैल्यू बताइए। तो ये होता है, एक तो सीधा फॉर्मूला सा पूछ लिया जाता है, ये होता है GHP माइनस BCOP प्लस CHP। मतलब जब आप ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से माइनस कर दोगे क्या, ब्लड कोलेस्ट्रॉल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये तीनों को ये दोनों वैल्यू जब इसमें से माइनस कर दोगे, मतलब आप 70 से 35 प्लस इसके बाद में 50 mm ऑफ Hg, ये वैल्यू जब आप माइनस कर दोगे तो कुल प्रभावी निस्यंदन दाब कितना आएगा आपका, 10 से 25 mm ऑफ Hg के बीच में आएगा, इतनी बात समझ आ गई। 10 से 25 mm ऑफ Hg के बीच में आएगा, इतनी बात समझ आ गई। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 10 से 25 mm ऑफ Hg। और ये क्वेश्चन आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पूछा गया था, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म को हिंदी में कहा जाता है प्रतिधारा नियमन क्रिया विधि, ठीक है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म, और इसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिधारा नियमन क्रिया विधि। प्रतिधारा नियमन क्रिया विधि किसके कारण लगती है, देखो ध्यान से, इस प्रकार से क्या होता है अपना बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के बाद में यहां पर होता है पीसीटी के बाद में क्या आ जाएगा, लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास यहां पर असेंडिंग और डिसेंडिंग लिंब, और इसके बाद में क्या आ जाएगा इस प्रकार से डीसीटी, और इस प्रकार से आ जाएगी क्या, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो इसके बाद में ये जो यहां पर एक आर्टरियल खुलती है जिसका नाम है एफरेंट आर्टरियल, और एफरेंट है वो यहां पर ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करती है, और ये आगे चलकर किसमें करती है, एफरेंट। ये एफरेंट आर्टरियल आगे चलकर यहां पर एक छोटी सी ट्यूब का फॉर्मेशन करती है जिसको क्या कहा जाता है, वासा रेक्टा, ठीक है ना। मैं ये वासा रेक्टा का डायग्राम बना लेता हूं, यहां पर इस प्रकार से यू शेप की वासा रेक्टा बनती है, इस प्रकार से, इतनी बात समझ आ गई। अब इसमें होता क्या है, देखो ध्यान से कि इस प्रकार से जब यहां पर ब्लड फिल्टर होके नीचे आएगा इस प्रकार से, और बाकी इधर चला जाएगा, जब नीचे आएगा यहां पर ब्लड इस प्रकार से फिल्टर होके इस प्रकार से इसके अंदर नेफ्रॉन के अंदर है वो प्रवाहित होता है, ठीक है ना, फ्लो होता है ब्लड का, और फ्लो होने के बाद में इसे किस में डाल दिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में। इसमें क्या होता है कि यहां से जैसे मान लीजिए पीसीटी पार्ट से नीचे आ रहा है, आगे बात समझे, पीसीटी पार्ट से नीचे आ रहा है ना ब्लड, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रक्रिया ना वो रिवर्स होती है, आगे बात समझे, रिवर्स होती है। इसमें नीचे आ रहा है ना, तो यहां से ब्लड ऊपर निकलेगा, इतनी बात समझ आ गई, यहां से ब्लड क्या निकलेगा, ऊपर। जैसे देखो यहां पर ऊपर जा रहा है, आगे बात समझे, यहां पर ऊपर जा रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। और इसके बाद में इस प्रकार से ना ब्लड है वो निकल जाएगा, इतनी बात समझ आ गई। मतलब इस ट्यूब के जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना ध्यान से, इस ट्यूब की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे पूरी इस वासा रेक्टा की, मैं इसका डायग्राम यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा देखना, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहां पर देखो इस प्रकार से, इतनी बात समझ आ गई। ये इसको चारों ओर से घेर लेगा, ठीक है, चारों ओर से घेर लेगा, घेरने के बाद में इस प्रकार से ये जो ब्लड है ना ये ऊपर निकलेगा इसकी, ठीक है, इस प्रकार से, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो यहां पर ब्लड मान लीजिए ऊपर यहां पर फिल्ट्रेट है ऊपर जा रहा है, फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, तो यहां पर ब्लड है ना, ब्लड कहां पर जाएगा, नीचे की ओर, इतनी बात समझ आ गई, नीचे की ओर जाएगा। और जब ब्लड नीचे की ओर जाएगा तो दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। रिवर्स का मतलब है उल्टे,
इतनी बात समझ आ गई। और उल्टे होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो ध्यान से, यहां पर एक प्रेशर लगता है भैया, इन दोनों के ऊपर एक प्रेशर लगता है मिली ओस्मोल के अंदर, इस प्रकार से। एक तो होता है ये, ठीक है, इसके बाद में दूसरी लाइन ये, इतनी बात समझ आ गई। तीसरी लाइन यहां पर ये, इतनी बात समझ आ गई। इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा प्रेशर लगेगा यहां पर। आगे बात समझे, यहां पर प्रेशर, इसके बाद में यहां पर प्रेशर इससे ज्यादा, यहां पर प्रेशर इससे ज्यादा, सबसे कम यहां पर। इतनी बात समझ आ गई। ये प्रेशर होता है 1200 मिली ओस्मोल, ठीक है ना, 1200 मिली ओस्मोल। इतनी बात समझ आ गई। ये होता है 900 मिली ओस्मोल, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा है वो चीज करवा रहा हूं मैं आपको। आगे बात समझे, ये होता है कितना, 600 मिली ओस्मोल, 600 मिली ओस्मोल। और ये कितना होता है, 300 मिली ओस्मोल। इतनी बात समझ आ गई। इसका रीजन ये है कि देखो, जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। इतनी बात समझ आ गई। तो यहां से जो फिल्ट्रेट है वो नीचे आएगा, फिल्ट्रेट नीचे आएगा तो इसका प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 कितने पहुंच जाता है, 1200 मिली ओस्मोल का। जब ब्लड इस प्रकार से वापस ऊपर जाएगा तो इसका प्रेशर कम होता जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो देखो यहां पर प्रेशर है वो 300 से 600, 600 से 900 और 900 से कितना, 1200 मिली ओस्मोल। ठीक है, ये जो 1200 से, ये जो 1200 मिली ओस्मोल बनता है ना, ये क्लोराइड और दूसरा कौन सा, यूरिया। ठीक है, इन दोनों के कारण सबसे ज्यादा प्रेशर बढ़ता है कितना, 1200 मिली ओस्मोल। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्वेश्चन आएगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म, प्रतिधारा नियमन क्रिया विधि है वो किन किन के बीच में होती है। प्रतिधारा नियमन क्रिया विधि एक तो किसके बीच में होती है, एक तो होती है फिल्ट्रेट के बीच में, फिल्ट्रेट के बीच में, और दूसरी किसके बीच में होती है, वासा रेक्टा के बीच में। ठीक है ना, वासा रेक्टा मतलब इनके अंदर आयनों का एक्सचेंज होता है। इतनी बात समझ आ गई। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि यहां से एक सोडियम आयन है वो बाहर निकल गया, यहां से एक सोडियम आयन बाहर निकल के सीधा किसमें चला जाएगा, इस वासा रेक्टा के अंदर, ब्लड के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो पार्ट है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए कार्बन में होता है, प्रीमेबल होता है। तो यहां से एक सोडियम आयन या क्लोराइड आयन निकला और निकलने के बाद में किसमें चला जाएगा, वासा रेक्टा के अंदर। और इस वासा रेक्टा के अंदर रियल में है क्या, ब्लड। इतनी बात समझ आ गई, ब्लड है। ठीक है ना, तो आयनिक बैलेंस के लिए यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। इतनी बात समझ आ गई। सबसे ज्यादा कहां पर होती है, इसे लूप ऑफ हैंडे के अंदर। ठीक है, क्योंकि इस वासा रेक्टा का सबसे बड़ा नेटवर्क किसके अंदर है, इस लूप ऑफ हैंडे के अंदर। और इस वासा रेक्टा का फॉर्मेशन यहां पर कौन सी ट्यूब करती है, याद रखना कौन सी ट्यूब करती है, इफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है ना, इफेरेंट आर्टरियोल करती है। आगे देखो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपने एक्सक्रीशन के अंदर आ जाता है हार्मोनल मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म, हार्मोनल मैकेनिज्म। आगे बात सुनने, या हार्मोनल कंट्रोल मैं इसको बोल सकता हूं, हार्मोनल क्रिया विधि या हार्मोनल कंट्रोल, किस प्रकार से अपने एक्सक्रीशन के अंदर हार्मोन का कंट्रोल पाया जाता है। ठीक है, इस पूरी मैकेनिज्म के ऊपर हार्मोन है वो कंट्रोल करता है। देखो ध्यान से कैसे करता है, सुनो बात ध्यान से, कि यहां पर अपने तीन कुछ हार्मोन पड़ेंगे। जैसे मैं पहले सबसे पहले नाम लिख देता हूं। एक हार्मोन होता है एडीएच, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कौन सा, दूसरा हार्मोन है उसका नाम होता है यहां पर कौन सा, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। और इसके बाद में तीसरा जो यहां पर है ना, वो होता है रेनिन। और इसके बाद में एक और होता है जिसका नाम होता है एएनएफ फैक्टर। ठीक है ना, एएनएफ। ठीक है, एडीएच। देखो ध्यान से, पूरा नाम होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है ना, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। आगे बात सुनने, ये छोटी सी बात अलग से याद रख लेना भैया, अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पश्च पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन है वो बन के आता है, बनाता है हाइपोथैलेमस है, लेकिन पिट्यूटरी से स्रावित किया जाता है, इसलिए पिट्यूटरी हार्मोन कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है ना, एंटी डायूरेटिक का हार्मोन का कार्य ये है कि ये हमेशा वाटर के अपोजिट बनता है। ठीक है, कैसे कि जैसे एडीएच ज्यादा, कभी भी याद रखना एडीएच ज्यादा, ठीक है, तो वाटर की क्वांटिटी हमेशा क्या होगी यूरिन के अंदर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, मैं यहां पर लिख देता हूं, एडीएच ज्यादा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, कम। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है ना, अब दूसरी प्रोसेस ये है कि एडीएच कम, ठीक है, एडीएच कम तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा। आगे बात समझिए, एडीएच कम तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है ज्यादा। किस प्रकार से, एक छोटी सी प्रोसेस, एक छोटा सा मेरा एग्जांपल सुनिए कि गर्मियों और सर्दियों की बजाय अगर आप देखो तो प्यास में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। गर्मियों में आपको प्यास ज्यादा लगती है, सर्दियों में आपको प्यास क्या लगती है, कम लगती है। इतनी बात समझ आ गई।
ठीक है ना। दूसरी बात, एडीएच अगर मान लीजिए ज्यादा बना तो वोटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। इतनी बात समझ में आ गई। वोटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होता है, एडीएच कम बना तो वोटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे सर्दियों में मान लीजिए कि एक छोटी सी कंडीशन बॉडी के अंदर हो जाती है कि एडीएच की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ने लग जाए, ठीक है, तो वोटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और वोटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो वोटर की क्वांटिटी भी वोटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो वोटर की क्वांटिटी यूरिन के अंदर क्या होगी, कम होगी, सीधी सी बात है। और यूरिन के अंदर वोटर की क्वांटिटी कम होगी तो यूरिन का सीक्रेशन भी बॉडी से क्या होगा, कम होगा। आगे बात समझ में। और इसके बाद में एडीएच अगर कम बना तो वोटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या, एडीएच अगर ज्यादा बना तो वोटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम। आगे बात समझ में। और एडीएच अगर ज्यादा बना और वोटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होने की कंडीशन में आपकी यूरिन के अंदर भी वोटर की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। यूरिन के अंदर वोटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो बॉडी से जो यूरिन की क्वांटिटी है वो भी क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी, बात जिससे बार बार मूत्र क्या आता है, बाहर आता है। आगे बात समझ में। इससे एक डिजीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस, वो आगे समझाऊंगा मैं कि किसे कहा जाता है। देखो ध्यान से, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन याद रखना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग के लिए। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग मतलब यहां पर आयनिक बैलेंस के लिए, आयनिक बैलेंस के लिए काम आता है या आयनिक रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जैसे सबसे ज्यादा जो ये हार्मोन दोनों के दोनों काम करते हैं ना, मेरी बात सुनो, ये सबसे ज्यादा ये जो दोनों के दोनों हार्मोन काम करते हैं वो करते हैं डीसीटी पार्ट के अंदर, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब के अंदर। आगे बात समझिए, ये हार्मोन जैसे मान लीजिए वोटर की क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई नेफ्रॉन के अंदर तो एडीएच बढ़ेगा और वोटर को कम या ज्यादा कर देगा। और उसी प्रकार से अगर आयनिक इनबैलेंस थोड़ा बहुत हो जाता है तो डीसीटी के ऊपर कौन सा हार्मोन काम करेगा, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब देखो तीसरा है रेनिन। रेनिन जो हार्मोन बनता है वो बनता है जेजी एपरेटस से। याद रखना सिक्रेशन कहां से होता है, जेजी एपरेटस से। और जेजी एपरेटस रेनिन का एक काम होता है बीपी को रेगुलेट करना, ठीक है ना। बीपी को क्या करना, रेगुलेट करना। ये बीपी को बढ़ा देता है भैया, इतनी बात समझ आ गई। बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कोई भी कारण मान लीजिए कि आपके जैसे सीधी सी बात ये है कि कोई भी 3F जैसी कंडीशन होगी, फियर फाइट या फ्लाइट, और मान लीजिए आपकी बीपी डाउन हो गई है तो इस कंडीशन में किडनी में भी ब्लड क्या आएगा, कम आएगा। किडनी में ब्लड कम आएगा तो एफरेंट आर्टरियल और रिफरेंट आर्टरियल से भी ब्लड कम ज्यादा होगा, आपके नेफ्रॉन के अंदर भी ब्लड कम आएगा। तो इस कंडीशन में कहीं पर उनके जो एफरेंट आर्टरियल रिफरेंट आर्टरियल है उसके अंदर ब्लड की क्वांटिटी कम ना हो जाए, इसके लिए आपके जेजी एपरेटस से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम क्या होता है, रेनिन। आगे बात समझिए, किसको रेगुलेट करता है, बीपी रेगुलेशन का कार्य करता है। बीपी रेगुलेशन, बीपी रेगुलेशन का मतलब है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ठीक है ना। 180 से 120 mmHg बनाए रखता है, ठीक है। तीसरा नाम है ANF फैक्टर, पूरा नाम होता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। और एट्रियल नेट्रीयूरेटिक जो फैक्टर है ना वो आपके निकलता है कहां से, हार्ट से निकलता है भैया। और हार्ट के कौन से चैम्बर से निकलता है, नाम दिया गया एट्रियम, ठीक है ना। एट्रियम का मतलब होता है आलिंद। आगे बात समझे। और आलिंद ये जो है ना, ये जो बड़ी बीपी है उसको क्या करता है, क्या करता है, ये कम करता है, कम करने का कार्य करता है। आगे बात समझे, ठीक है ना। ये कम करने का कार्य करता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। आगे बात समझे, ठीक है ना। तो रेनिन बीपी को क्या करता है, बढ़ा देता है। एल्डोस्टेरोन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग को करता है। एडीएच वोटर की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। एडीएच कम, वोटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा, एडीएच ज्यादा, वोटर का रीअब्जॉर्प्शन कम। और इसके बाद में एएनएफ एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर आपके हार्ट के कौन से चैम्बर से, एट्रियम से बनता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। आगे देखो इसके बाद में एक प्लाज्मा प्रोटीन भी होती है, वो भी अलग से याद रख लेना। 4 तो ये हो गए, 5वें मैं यहां पर लिख देता हूं। एक प्लाज्मा प्रोटीन जिसको एंजियोटेंसिन कहा जाता है, ठीक है ना, एंजियोटेंसिन कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। ये एंजियोटेंसिन है ना, ये वैसोडाइलेटर होती है, वैसोडाइलेटर। और वैसोडाइलेटर को कहा जाता है वाहिनी संकोचक, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, वाहिनी संकोचक। और वाहिनी संकोचक अगर हो गई तो ये बीपी को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। आगे बात समझ, बीपी को बढ़ाने का क्या करती है कार्य। अरे सीधी सी बात है कि एक छोटी सी नाली है, छोटी सी ट्यूब है, आगू थे थोड़ी सी अगर बेंगुंठो लगाओगा या आंगली लगाओगा तो ब्लड जो को वो वोटर आने लगे, वो ज्यादा प्रेशर हुआ होगा या कम प्रेशर हुआ होगा, सीधी सी बात है ज्यादा प्रेशर हुआ होगा। आगे बात समझिए। उसी प्रकार से ये ना, ये जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है, इसको दबाने का काम करेगी, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ब्लड आ रहा है वो ज्यादा प्रेशर से आएगा। आगे बात समझिए। इसलिए इसे वैसोडाइलेटर या वाहिनी संकोचक कहा जाता है, जिससे बीपी बढ़ जाती है। ये क्या है, एंजियोटेंसिन। और एंजियोटेंसिन यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, याद रखना। इतनी बात समझ आ गई। तो ये पांचों के पांचों हार्मोनल कंट्रोल करते हैं किसके ऊपर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। इतनी बात समझ आ गई। तो ये अपने एक्सक्रीशन का टॉपिक है वो लगभग पूरा का पूरा क्या हो गया है,
कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण डिजीज पढ़ लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन इंपोर्टेंट सारी चीजें अपने जो पीछे पढ़ के आए हैं ना, उन सभी में से सबसे इंपोर्टेंट चीज यही है, ठीक है ना। पहले डिजीज का नाम क्या है? यूरेनिया, ठीक है ना। यूरेनिया, यूरेनिया का मतलब होता है यूरिया का बढ़ जाना, ठीक है ना। यूरिया का क्या हो जाना? बढ़ जाना। ब्लड के अंदर यूरिया का क्या हो जाना? बढ़ जाना। और ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ेगी तो सीधी सी बात है बॉडी के अंदर भी क्या होगी? यूरिया बढ़ेगी। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि एक तो मान लीजिए कि ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी दिक्कत किडनी फेलियर, आगे बात समझे किडनी स्टोन, तो बहुत सारी इसके दिक्कत हो सकती है। यूरेनिया का मतलब होता है यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाना। दूसरी बात मेरी ये सुन लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज अगर आपके आती है किसी भी एग्जाम के अंदर, आगे बात समझे, तो उसके लास्ट में आपको यूरिया नाम लिखा हुआ मिलेगा या यूरिया से रिलेटेड आपको कोई मीनिंग मिलेगा उस वर्ड के अंदर। बस सोचना आपको ये है कि उस मीनिंग के अंदर कहां पर यूरिया वर्ड दिया गया है। आइडिया बात समझे, अगर आपने वो यूरिया वर्ड ढूंढ लिया या यूरिया से रिलेटेड कोई भी आपने मीनिंग उसका ढूंढ लिया तो वो मान लीजिए कौन से सिस्टम से रिलेटेड है? एक्सक्रीटरी सिस्टम से। आगे बात समझे, जैसे आगे देखो, आगे है रीनल फेलियर, ठीक है ना। रीनल फेलियर, रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी, और इसके बाद में फेलियर का मतलब किडनी का क्या हो जाना? फेल हो जाना। आगे बात समझे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भैया। आगे बात समझे, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं। पहला सबसे बड़ा रीजन कौन सा? बैक्टीरियल। दूसरा कौन सा? वायरल, ठीक है ना, बैक्टीरियल वायरल। इसके बाद में और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बैक्टीरियल हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद में अगर रीनल फेलियर जैसी कोई कंडीशन हो गई तो सीधी सी बात है कि आपकी बॉडी के अंदर किसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी? यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यूरिया की क्वांटिटी बढ़ गई तो डिजीज कौन सी हो जाएगी? एक तो रीनल फेलियर है, किडनी खराब हो गई या खत्म हो गई, इसके बाद में दूसरी कौन सी हो जाएगी? यूरेनिया हो जाएगी। क्योंकि अगर किडनी फेल होगी तो बॉडी से ब्लड से यूरिया वो बाहर नहीं आएगी, और ब्लड से यूरिया बाहर नहीं आएगी तो सीधी सी बात है ब्लड के अंदर किसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी? यूरिया की बढ़ जाएगी। आगे देखो, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब किडनी का क्या हो गया है? किडनी आदान प्रदान, ठीक है ना, किडनी आदान प्रदान। और किडनी आदान प्रदान है वो इस कंडीशन के अंदर की जा सकती है, रीनल फेलियर के अंदर। आगे बात समझे, जैसे मान लीजिए किसी की किडनी खराब होगी, आपके रिलेटिव की मान लीजिए, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं यहां पर लिख देता हूं, आपस में सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांटेशन है वो किसके अंदर किया जाता है? रिलेटिव के अंदर किया जाता है। आगे बात समझे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन छोड़ दीजिए, अगर बॉडी में किसी भी ऑर्गन का आपको ट्रांसप्लांटेशन कराना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है? रिलेटिव को ही दी जाती है। इसका मेन सबसे बड़ा रीजन है एक तो आपका ब्लड ग्रुप, और इसके बाद में आपके शरीर के अंदर मिलने वाली एंटीबॉडी, ठीक है ना। जैसे सभी अगर रिलेटिव को छोड़कर आप जितने भी हो ना, तो देखी जाए तो सभी के ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? अलग अलग। इसके अलावा एंटीबॉडी, इसके अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं, जो ये सिक्रेशन करती है, स्ट्रक्चर, सारी की सारी चीजें अलग होती है। आगे बात समझे, कभी भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है तो आपको डॉक्टर ऐसी ऐसी टैबलेट देता है जो कि एंटीबॉडी को इनएक्टिव रखती है। क्योंकि अगर अपनी एंटीबॉडी एक्टिव हो गई और बाहर से मान लीजिए कोई ऑर्गन है वो ट्रांसप्लांट कराया है बॉडी के अंदर, आगे बात समझे, ठीक है ना, तो अपनी एंटीबॉडी उस ऑर्गन को खत्म कर देगी। इतनी बात समझ आ गई। इसलिए एंटीबॉडी को इनएक्टिव किया जाता है या इसकी प्रोसेस को स्लो किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में कहीं भी आपको आइटिस नाम मिल जाए, इसका मतलब हमेशा सूजन होता है, ठीक है ना। सूजन का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आगे बात समझे, नाम से देखो, नाम देखो क्या नाम आया है? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में? ग्लोमेरुलस में, ठीक है ना। नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया। नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस बनता किसका है? कैपिलरी का। आगे बात समझे, ठीक है ना। तो इस कैपिलरी, इस ग्लोमेरुलस के अंदर सूजन, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के अंदर सूजन हो जाना या नेफ्रॉन के कैपिलरी के अंदर सूजन हो जाना, इसे क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। और ये हो सकता है किसके अंदर? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा किसके अंदर हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन के अंदर ये सारी चीजें हो सकती है। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है ना। 4 डिजीज है। यूरेनिया, बॉडी के अंदर किसकी क्वांटिटी बढ़ जाना? यूरिया की। रीनल फेलियर, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण किडनी का फेल हो जाना, यहाँ पे रीजन, ठीक है। और अगर रीनल फेलियर हो गई तो यूरिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे यूरेनिया भी हो जाएगी। रीनल फेलियर की कंडीशन में आप क्या क्या करा सकते हो? किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
जो हमेशा रिलेटिव के बीच में होता है, मैन ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी। इसके बाद में ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस मतलब नेफ उनके ग्लोमेरुलस पार्ट के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन या सूजन। आगे देखो इसके बाद में अपने पास आगे डिजीज है पांचवी, जिसका नाम है रीनल कैलकुलाई। कैलकुलाई नाम कहीं भी दिख जाए, कैलकुलाई का मतलब हमेशा क्या होता है, स्टोन। स्टोन का मतलब है पथरी, ठीक है ना। मतलब रीनल ऑर्गन के अंदर क्या हो जाना, पथरी हो जाना, इसे क्या कहा जाता है, रीनल कैलकुलाई कहा जाता है। रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी। आई गया बात समझ। और ये पथरी हमेशा किसके कारण होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, आगे बात समझे, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, इनका डीकंपोजिशन का मतलब जमाव। अगर आपके जैसे मान लीजिए कि एक नेफ्रॉन में, जैसे मैंने आपको करवाया था कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल की जो आधारी कला है, जैसे देखो एक छोटा सा डायग्राम देखो, ये मान लीजिए आपका बोमेन कैप्सूल है, आगे बात समझे, यहाँ पर आपका ग्लोमेरुलस है और इसके बाद में आपकी आर्टरी है, तो ये इसका जो बीच का स्पेस है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का ही जमाव होने लग गया, तो धीरे धीरे यहाँ पर छोटी सी क्या बन जाएगी, स्टोन बन जाएगी। इस डिजीज को क्या कहा जाता है, रीनल कैलकुलाई। क्वेश्चन आता है कि रीनल कैलकुलाई या किडनी स्टोन के अंदर क्या होता है, जमाव होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है कि जो फिल्ट्रेट आया है, ठीक है ना, फिल्ट्रेट आया ब्लड के अंदर, किसकी क्वांटिटी का कम होना, यूरिया की क्वांटिटी का क्या होना, कम होना, क्या कहलाता है, ओलिगोयूरिया। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद में आगे देखो, आगे है कि एन्यू यूरिया, ठीक है, एन्यू यूरिया। आगे बात समझे, एन्यू यूरिया का मतलब होता है कि यूरिया बनती ही नहीं है। यूरिया या मूत्र निर्माण मतलब यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिया या मूत्र निर्माण का क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना, रुक जाना। आगे बात समझे, इसे क्या कहा जाता है, एन्यू यूरिया कहा जाता है। पोली यूरिया, आगे बात समझे, पोली का मतलब बहुत सारी, ठीक है ना, पोली का मतलब क्या होती है, बहुत सारी। तो सीधी सी बात है, ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाना, ठीक है ना, ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाना। आगे बात समझे, ठीक है ना, ब्लड के अंदर यूरिया का बढ़ जाना क्या कहलाता है, पोली यूरिया कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, नाम देख लो, पोली यूरिया बहुत सारी, ठीक है, वो किसके अंदर, ब्लड के अंदर। एन्यू यूरिया बनती नहीं है, यूरिया नहीं बनेगी तो मतलब मूत्र का निर्माण नहीं हो रहा है। आगे बात समझे, आगे देखो इसके बाद में अपने पास है नेक्स्ट डिजीज है ग्लाइकोसूरिया, ठीक है ना, कौन सी है, ग्लाइकोसूरिया। यूरिया दो वर्ड से मिलकर बना है, यूरिया प्लस ग्लाइकोजन का मतलब है ग्लूकोज। मतलब आपके यूरिया के साथ में क्या बाहर आने लग गई है, ग्लूकोज बाहर आने लग गई। इतनी बात समझ आ गई। यूरिया के साथ में ग्लूकोज बाहर आने लग गई है, तो मुझे बताइए ग्लूकोज का यूरिया के साथ बाहर आना, ठीक है ना, बाहर आना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया। ये होता है भैया किसके कारण है, इंसुलिन की कमी के कारण। याद रखना, इंसुलिन की कमी के कारण आपके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पैंक्रियाज, दो हार्मोन बनाता है, ग्लाइकोजन और इंसुलिन। आगे बात समझे, ग्लाइकोजन बढ़ गया मतलब ग्लूकागोन बढ़ गया। आगे बात समझे, तो ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इंसुलिन अगर कम हो गया तो ग्लाइकोजन और ज्यादा बढ़ता जाएगा। ग्लाइकोजन बढ़ता जाएगा तो ग्लूकोज जो है वो धीरे धीरे यूरिया या मूत्र के साथ में क्या आने लग जाएगी, बाहर। और ये बाहर आने लग जाएगी मतलब इंसुलिन की कमी हो गई है, और इस डिजीज को आप डायबिटीज मेलाइटस या शुगर भी कहते हो। आगे बात समझे, जिसमें इंसुलिन के इंजेक्शन या इंसुलिन की क्या दी जाती है, टैबलेट दी जाती है। आगे देखो, यूरिया और हिमैटी नाम आया, हिमैटोलॉजी किसे कहा जाता है, ब्लड का अध्ययन, ठीक है। तो यूरिया के साथ में क्या बाहर आना, ब्लड बाहर आना। आगे क्या बात समझे, यूरिया के साथ ब्लड का बाहर आना, ठीक है ना, ब्लड का बाहर आना क्या कहलाता है, हिमैटीयूरिया। आगे बात समझे, रीजन है ग्लोमेरुलस के अंदर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने के कारण अगर स्लिप हो या पोडोसाइट सेल के बीच का स्पेस बढ़ गया तो ब्लड का आरबीसी पार्ट भी नीचे फिल्टर होकर नीचे आने लग जाता है, जिससे ब्लड का पार्ट पूरा का पूरा पार्ट लगभग बाहर आने लग जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हिमैटीयूरिया। आगे देखो, सिस्टिस होता है, सिस्टिस क्या होता है, यूरेथ्रा के अंदर सूजन, ठीक है ना, किसके अंदर सूजन है, यूरेथ्रा के अंदर सूजन। अगर मान लीजिए मूत्राशय में किसी भी प्रकार के इंफेक्शन से या यूरिया से या कोई भी सेल एंटीबॉडी की इंफेक्शन से अगर यूरेथ्रा के अंदर सूजन हो जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, सिस्टिस कहा जाता है। आगे देखो, प्रोटीन यूरिया के साथ में क्या बाहर आना, प्रोटीन। देखो ध्यान से, आपके ब्लड में से
यूरिया के साथ प्रोटीन बाहर आना, प्रोटीन बाहर आना क्या कहलाता है? प्रोटीन यूरिया कहलाती है। और कौन कौन सी प्रोटीन बाहर आती है भैया? सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के बाद में ग्लोब्युलिन, और ग्लोब्युलिन के बाद में कौन सी? फाइब्रिनोजन। ये प्रोटीन जो है ना, ये क्या आने लग जाती है? बाहर आने लग जाती है, इनकी कमी हो जाती है, इसलिए इस डिजीज को क्या कहा जाता है? प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखो, आगे है एल्ब्यूमिन यूरिया। यूरिया के साथ में कौन सी प्रोटीन बाहर आना? एल्ब्यूमिन। सीधी सी बात है, यूरिया के साथ एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन बाहर आना, ठीक है ना? एल्ब्यूमिन प्रोटीन बाहर आना, ये क्या कहलाता है? एल्ब्यूमिन यूरिया कहलाता है। आगे देखो, कीटोन यूरिया। यूरिया के साथ में क्या बाहर आना? कीटोन बॉडी, ठीक है ना? यूरिया के साथ कीटोन बॉडी का बाहर आना क्या कहलाता है? कीटोन यूरिया कहलाता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन यूरिया। यूरिया के साथ में क्या बाहर आना? हीमोग्लोबिन आना, ठीक है ना? यूरिया के साथ ब्लड का हीमोग्लोबिन, HB का मतलब हीमोग्लोबिन का बाहर आना क्या कहलाता है? बाहर आना कहलाता है हीमोग्लोबिन यूरिया, ठीक है? इसके बाद में नेफ्राइटिस, फिर आइटिस नाम आ गया, अब की बार नेफ्रॉन आगे जुड़ा है। मतलब नेफ्रॉन के अंदर क्या हो गई है? नेफ्रॉन के अंदर सूजन, ठीक है ना? नेफ्रॉन के अंदर सूजन, कोई भी बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन के कारण नेफ्रॉन के अंदर सूजन हो जाना क्या कहलाता है? नेफ्राइटिस। इसके बाद में है लास्ट डिजीज, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस मतलब किडनी फेलियर, ठीक है ना? किडनी फेलियर के बाद, या मैं यहां पर लिख देता हूं नेचुरल किडनी, ठीक है ना? नेचुरल किडनी जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, नेचुरल किडनी, किडनी फेलियर है नेचुरल किडनी के बाद आर्टिफिशियल किडनी या कृत्रिम वर्कक का यूज करना, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। इतनी बात समझ आ गई। नेफ्राइटिस, वो हीमोग्लोबिन यूरिया, कीटोन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया, और इसके बाद में पीछे जो यूरिया के अपने नाम पढ़ चुके हैं, लिखे हुए, इसका मतलब होता है कि पोडोसाइट सेल होती है, उसके बीच का स्पेस बढ़ गया है। आगे बात समझिए। इसके अलावा स्लिट पोर का साइज बढ़ गया, जिसके कारण हीमोग्लोबिन बाहर आ सकता है, कीटोन बॉडी बाहर आ सकती है, एल्ब्यूमिन बाहर आ सकता है। आगे बात समझिए, कोई भी प्रोटीन बाहर आ सकती है। तो इसके कारण आपके नेफ्रॉन के अंदर ये सारी दिक्कतें हो जाती है। आगे बात समझिए। अब देखो आगे, नेफ्राइटिस मतलब सूजन, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन के फिक्स पार्ट कौन से? ग्लोमेरुलस के अंदर सूजन। और हीमोडायलिसिस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए नेचुरल किडनी खराब हो गई, आगे क्या बात समझे? नेचुरल किडनी खराब हो गई या किडनी फेलियर जैसी कोई कंडीशन हो गई है, रीनल कैल्कुलाई जैसी कोई कंडीशन हो गई है, यूरेनिया जैसी कोई कंडीशन हो गई है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो रोगी व्यक्ति होता है ना, उसमें नेचुरल किडनी खराब होने के कारण उसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। आगे बात समझे। जो रीनल आर्टरी, रीनल वेन जो होती है ना, उसके अंदर आर्टिफिशियल किडनी को लगाकर सेल फोन की थैली में उसको डाल दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि यूरिया तो अलग हो जाती है, लेकिन उसके अंदर एक प्रोसेस नहीं होती, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। याद रखना ये क्वेश्चन कि हीमोडायलिसिस के अंदर कौन सी प्रोसेस नहीं होती है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, चयनात्मक पुनर्अवशोषण की क्रिया नहीं होती है, बाकी सारी की सारी प्रोसेस होती है। आगे बात समझे। तो आज ये आपकी बॉडी का चौथा सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो लगभग क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा। धन्यवाद। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए।